गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे किस तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, उसमें भी पोर्शंस हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा होता है और टेम्परेट रीजन में कम रहती है। तो चलो, ये तो लैटिट्यूड ग्रेडियंट के हिसाब से हो गया। अब सवाल ये आता है कि और भी बहुत सारे इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी या इस तरह का एक रीज़न को देने को कोशिश किया कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो सकता है और क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है किसी एक सर्टेन प्लेस पर और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसी हम टॉपिक्स को बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से स्टेटमेंट उन्होंने रखे बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में। तो पहला तो ये है, पहला रीज़न उन्होंने ये बताया कि क्या मिल जाता है हमको कि अगर हमें कोई स्पेसिएशन करनी है, स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम द ओल्डर वन, है ना। एक नई स्पीशीज़ कहाँ से बनकर आती है? जो आपकी पुरानी स्पीशीज़ है उसी में से बनकर आएगी, लेकिन क्या हो जाता है, उसका पूरा फॉर्मेटिंग न्यू हो जाती है, उसकी जो इंटरनल जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो स्पेसिएशन एकदम समझ लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम को लेकर के। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा स्पेसिएशन आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोग एवोल्यूशन में भी देख पाए होंगे लास्ट ईयर, अगर आप लोगों ने सेकेंड लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने एवोल्यूशन वाला चैप्टर ध्यान दिया हो, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन 10th स्टैंडर्ड में, वहाँ पर स्पेसिएशन में आपको ये समझाया गया होगा कि जो स्पेसिएशन होती है उसको टाइम चाहिए होता है ना। एकदम तुरंत ही नहीं होता, जैसे इवोल्यूशन होता है तो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, वैसे ही क्या होता है स्पेसिएशन के लिए हमें चाहिए क्या, टाइम चाहिए। और टाइम हमें कैसा चाहिए, जो कि अनडिस्टर्ब्ड हो, यानी कोई ऐसा चीज़ें हो, ऐसा एरिया हो जिसको काफ़ी टाइम से हमें क्या किया हो, हमने उसे डिस्टर्ब ना किया हो। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो मेजर एरिया निकल के आते हैं। वो होता है आपका ट्रॉपिकल और दूसरा है टेम्परेट। टेम्परेट साइड में ग्लासिएशन के बड़े चांसेस हुआ करते थे। ठीक है ना, नॉर्दर्न के पास पड़ जाता है तो यहाँ पे ग्लासिएशन के बहुत चांसेस होते थे और ये काफ़ी टाइम तक बने रहते थे, एक जैसी कंडीशन बनी है। ठीक है ना, तो अब ये जो एक जैसी कंडीशन बनी है और इसमें कुछ वेरिएशन भी नहीं हो रहा है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ग्लासिएशन है अगर एक जैसी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जैसे आपका कोल्डर रीजन आ जाएगा तो वहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है ना, क्योंकि क्या हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लाइट रेडिएशन जो है आपका, जो सोलर रेडिएशन है वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती। तो एक ये रीज़न हो गया। लेकिन ट्रॉपिकल में ऐसा नहीं था। ट्रॉपिकल में क्या रहा है कि तरह तरह के आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है, हाँ टेम्परेचर है सीज़न को लेकर के। और ये आता कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ कैसा होता है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में आपको सनलाइट की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो एक ये रीज़न हो गया। दूसरा इन्होंने बताया कि टेम्परेट जो आपके सेकेंड है आपका, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट को लेके अगेन डिस्कशन है। तो यहाँ पर जो है कि आपको जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट मिलता है वो टेम्परेट जैसा नहीं है। ठीक है ना, कैसा रहता है, प्रेडिक्टेबल रहता है ना। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है हमें पता है समर आएगा, फिर आपका विंटर आएगा, तो समर में भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे जो सर्वाइव करेंगे, एनिमल्स होंगे सर्वाइव करेंगे। फिर अगर नहीं होंगे तो वो कुछ हाइबरनेशन करके क्या करेंगे, फिर वो विंटर में रह जाएंगे, फिर विंटर वाले विंटर में आएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेराइटी आपको मिल रही है। ठीक है, वेराइटी मिल रही है और एक टेम्परेचर को लेकर और आप कह दो सीज़न को लेकर, यहाँ पे आप पूरा जो सीज़न है, पूरा जो टाइम ड्यूरेशन है उसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना। एक के बाद एक आ रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज से 10 साल तक यहाँ पर कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं, है ना, या लाखों लाखों साल तक इसमें कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। ठीक है ना, ये जो वेरिएशंस आते हैं क्या एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होती है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो सर्वाइव कर सकते हैं वो रहते हैं और दूसरे जो है हमेशा पेरिश हो जाते हैं, जो वीकर वन होते हैं वो पेरिश हो जाते हैं। तो एक ये रीज़न बनता है। इसके बाद है तीसरा रहता है सोलर एनर्जी को लेकर के। वही आपके जो ट्रॉपिक वाला रीज़न है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा सनलाइट है, इस वजह से भी क्या होता है, ग्रेटर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ये 3 रीज़न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद यानी कि यहाँ पे लिख दो, थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर
रेडिएशन, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप पर। हम लोग अब टॉपिक पढ़ेंगे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। किसने दिया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चार्ट किसने दिया है? ये दिया है अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने, ठीक है, इन्होंने दिया है। ये कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि अगर आप अपना एरिया बढ़ाते जाइए, जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाएंगे, अपना यानी कि सर्च का एरिया, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगी? आपको डाइवर्सिटी मिलती चली जाएगी, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको डाइवर्सिटी मिलती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस सर्कल में खड़े हैं, यहाँ पर आपको सपोज़ 20 एनिमल्स मिले, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मिले, आप अपना एरिया बढ़ा दीजिए, हो सकता है यहाँ पे आपको 40 मिलेंगे, हो सकता है क्या होगा ही, फिर यहाँ पे 60। लेकिन ये कहते हैं कि एक सर्टेन टाइम आएगा जहाँ पर आपको ये वेरिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अब आप इसके आगे जाएंगे, सपोज़ यहाँ पे 65 आपको ऑर्गेनिज्म मिला। तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे, 2 पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुना, जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको जो ऑर्गेनिज्म है या जो आपको स्पीशीज़ है वो कैसे मिलेगी? उसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, उसकी रिचनेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक सर्टेन टाइम आएगा, है ना, एक लिमिट के बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगी। तो बढ़ना बंद हो जाएगी क्या मतलब है? अच्छा बताओ, 60 से 65 के बीच में ऐसा थोड़ी ना कि बढ़ा नहीं है, बढ़ा है। लेकिन हम अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो अच्छा बताओ, मोटा मोटा हम कह सकते हैं ना 20 से 40 इंक्रीज़ है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो आपको इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिला है, यहाँ देखने को मिला है, वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी अगर आप इसके आगे और जाते, सपोज़ यहाँ पर हो जाता 65 है, 68 हो जाता। अब बताओ, तो हम इसे ना के बराबर कहते हैं ना, हम लोग इसे क्या कहते हैं कि बढ़ रहा है, बट कैसा है? थोड़ा स्टैग्नेंट टाइप है। तो जब हम इसको इतनी की बात करते हैं तो हम लोग इसे क्या कह देते हैं? कॉन्स्टेंट मिल रहा है ना, कॉन्स्टेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं जितना पहले वो इंक्रीमेंट कर रहा था उतना आगे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना। जब मोर और लेस थोड़ा सा हो जाता है ना, तो हम उसको बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करते। समझ आ रही बात? ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एकदम से बंद हो जाएगा। अब जैसे सपोज आप हैं, आपको भूख लगी, आपको बहुत सारा खाना खिला दिया जाए, ठीक है ना, तो यानी यहाँ तक आप आ जाइए, 60 तक आ गए, आपने खाना खा लिया। तो खाना खा लेने के बाद जब आपका पूरा पेट भर गया, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप एक स्वीट नहीं खा सकते, है ना, नहीं खा सकते ना। ऐसा हो सकता है आप उसमें एक स्वीट ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या जितना आपने खा लिया उतना खा सकते हैं? नहीं ना। लेकिन अब क्या बोलेंगे हम तो ये बोलेंगे ना कि एक बार हमने फुल पेट खाना खाने के बाद हम कुछ खा नहीं पा रहे थे, है ना, क्योंकि हम किससे कंपेयर करते हैं? हमेशा पास्ट से कंपेयर करते हैं। तो जितना आपको इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है उतना आपको आगे देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम जब इसकी बातें करेंगे तो यहाँ पर आपके जो हम बोलते हैं वो कहते क्या है कि इसके बाद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा हो जाता है? कॉन्स्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है। ये रहा आपका एरिया, ये रही आपकी स्पीशीज़ कितनी मिलेगी, हम ऐसे प्लॉट करेंगे। तो जब ये ग्राफ देखा जाता है तो इन्होंने देखा जैसे जैसे आपने एरिया बढ़ाया और ये यहाँ तक जाने के बाद फिर ये थोड़ा कांस्टेंट होने लग गया, ठीक है ना। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब आप देखे होंगे आपके बुक में एक आपको लीनियर लाइन मिलेगा, है ना। तो इसे इसलिए रखा गया, अच्छा देखो बताएं, इसको हम आपको एक लीनियर वे में इसलिए रख दिया जाता है, ये स्ट्रेट लाइन से इसलिए बाद में ये इसकी ज़रूरत नहीं है ना, इसको इसलिए रखा जाता है ताकि हम वैल्यू को ठीक से इवैल्यूएट कर सकें। अच्छा सपोज ये आपका ग्राफ बना था, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका ग्राफ बना था। अब आपने क्या किया, अब देखो इसे मेज़र कैसे करेंगे। आपने क्या किया, इसको पहली बात तो ऐसे बनेगा, ये ऐसे, कि आपने एरिया बढ़ाया, स्पीशीज़ बढ़ी। फिर आपने क्या किया, एक्चुअली ये थोड़ा टर्न नहीं बना है मेरे हाथ से, ये आपने एरिया बढ़ाया, स्पीशीज़ बढ़ी, एरिया बढ़ाया। एक्चुअली पता है ये ठीक से बन नहीं पाया, रुको मैं सिर्फ प्लॉटिंग फिर से करती हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये रहा, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये देखो हमने एरिया बढ़ाया, स्पीशीज़ आपकी बढ़ रही है। हमने देखो एरिया बढ़ाया, स्पीशीज़ बढ़ रही है, हमने एरिया बढ़ाया, स्पीशीज़ बढ़ रही है। फिर हमने एरिया बढ़ाया और ये स्पीशीज़ बढ़ रही है, हमने एरिया बढ़ा दिया और ये स्पीशीज़ बढ़ रही है।
फिर हमने एरिया बढ़ा दिया और ये स्पीशीज़ बढ़ रही है, देखो देखो कैसे स्पीशीज़ बढ़ रही है। फिर हमने एरिया बढ़ाया और ये स्पीशीज़ बढ़ रही है, हमने ये एरिया बढ़ाया और अब ये स्पीशीज़ बढ़ रही है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो आपने यहाँ पे कंजेशन देखा है, ठीक है ना, इस यहाँ पर जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इवैल्यूएट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ तक तो काउंट करेंगे लेकिन जैसे ये ग्राफ कांस्टेंट होता है तब आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ अब आपको प्रॉपर अगर आपको इवैल्यूएट करना है कि सब जगह से कितना कितना आपको स्पीशीज़ मिला, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, लॉग स्केल पे डाल के, यानी कि क्या किया इन्होंने, एक आपको एक लीनियर लाइन प्रोवाइड करा दी। अगर हम लीनियर लाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, इस ग्राफ को लीनियर वे में स्ट्रेट लाइन में अगर हम प्लॉट कर देते हैं तो हमें इसे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो कैलकुलेशन कैसी होगी, अब इसको हम वापस से बनाते हैं, इस स्केल को यानी कि स्ट्रेट लाइन को फिर से बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखना, ये देखो, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, अब देखो एरिया बढ़ाया, स्पीशीज़, एरिया स्पीशीज़, एरिया स्पीशीज़, एरिया स्पीशीज़, एरिया स्पीशीज़, डिफरेंस देख पा रहे हैं आप। यानी कि ये हमारे कन्वीनियंट वे के लिए है कि हम लोग किस तरीके से, अगर स्पीशीज़ जो बढ़ रही है उसको हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, किस तरह से हम काउंट अप करके लिख पाएंगे। तो ये बस आपको कैसा मिलता है, हाइपरबोला आपको मिल लेता पूरा ग्राफ, लेकिन हम लोग उसे लीनियर वे में कब से प्लॉट कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन में, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। खैर, इसकी आपके काम करनी है, मतलब सामने है तो बस समझ लीजिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बिल्कुल इस ग्राफ को लेकर डरना नहीं है, लेकिन हाँ आपको लिखना आना चाहिए। लिखना ये आना चाहिए कि ये जो हाइपरबोला था आपकी इक्वेशन क्या बनती है, S = CAZ, ठीक है ना। आपकी यहाँ पे S हो जाती है स्पीशीज़ रिचनेस, ये स्पीशीज़, ठीक है। इधर A क्या है आपका, A हो गया आपका एरिया, ठीक है ना, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आपका C आपका Y इंटरसेप्ट हो गया, है ना, आपका Y एक्सेस और इधर X एक्सेस, है ना, ये हो गया, तो आपको सारा समझ में आ गया। अब बचता है Z जो होती है, ये स्लोप ऑफ लाइन रिग्रेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये जो स्टेप पे जा रहे थे तो किस तरीके से जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका जो अवेलेबिलिटी है वो कितना होता है, ये किस तरह से कम होती जा रही है, आप देख पा रहे हैं ये चीज़ें। तो ये से हम कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन, है ना, या रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो जिस भी स्टेप में आपको दिख रही है, बड़े घटे जो भी, है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म की जो आपको अवेलेबिलिटी जो आपको कम होती दिख रही है, इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। इसमें आपको Z की वैल्यू याद रखनी है। अगर हम जब भी छोटे एरिया को डिस्कवर करने चलेंगे तो आपकी Z की वैल्यू हमेशा भी फिक्स्ड है। Z की वैल्यू आपको 0.1 से 0.2 तक ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा एरिया सर्च करने चले जाइए, ये Z है, ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा एरिया सर्च करने चले जाइए, जैसे कि, रुको इस पेपर को थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। अगर आप क्या करेंगे, जैसे आप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट ले लीजिए, है ना, 2 कंट्री को मिलाकर के ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा, तब आपको ये Z की वैल्यू चेंज होके मिलेगी 0.6 से ये आपको मिल जाती है 1.2 तक, देखो बढ़ता हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप किसी ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर आपको फ्रूगीवोरस एनिमल्स मिल जाए, यानी कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, है ना, फ्रूगीवोरस मतलब जो फ्रूट को खाते हों, है ना, अगर आपको ऐसे बर्ड्स मिल जाएं और आप ऐसे एरिया चले जाइए जहाँ आपको उसमें मैमल्स भी हों, है ना, ऐसा एरिया देख लीजिए, तो वहाँ पर आपका जो स्लोप होता है वो और बढ़ जाता है, यानी Z की वैल्यू कितनी बढ़ के हो जाती है, वो 1.15 तक चली जाती है, 1.15 तक चली जाती है। ये वैल्यू आपको स्ट्रेटली याद करनी है, इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में, हमबोल्ट कहते हैं जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्पीशीज़ मिलती जाएगी, लेकिन आपको जैसे ही पता है कि एक टाइम आता है ना, एक आपके ऑप्टिमम वैल्यू का टाइम आता है जहाँ के उसके बाद क्या हो जाता है, चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। समझ में आती बात, इतना आपको हर एक ग्राफ में देखने को मिलेगा कि आप हर चीज़ में लगा सकते हैं। आप जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपको कोई न्यू बाइसाइकिल ला के दे दे, हाँ, कोई न्यू बुक ला के दे दे, आप लोग उसे पूरी बुक देख डालते हैं, है ना। कोई बुक ला के दे दिया, बाइसाइकिल हो गया तो बाइसाइकिल को एकदम एक दिन में घूम डालेंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे वो आपके पास पड़ी रहेगी फिर क्या हो जाएगा,
थोड़े टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसी किताबों के साथ होता है, एक दिन न्यू किताब लगे दे दीजिए आपको, आप सारे पेजेस टर्न कर लेंगे, लेकिन जब उसे पढ़ने की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ होती है, ये आपको हर एक चीज़ देखने में मिलेगा। जैसे ऐसे ये हम्बोल्ट की भी थ्योरी कुछ ऐसी ही रही है, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग को समझना है कि ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से इकोसिस्टम में जो है किस तरह से मेंटेन करके रखा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपने इकोसिस्टम वाला चैप्टर जितना पढ़ा था उसमें आपको ऐसे भी आपको माइंडसेट होना चाहिए कि जो आपका पूरा ये जो एनवायरनमेंट है, आप जब भी कभी अपने आप को बात करते हैं तो पूरा जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में आप अकेले कभी सर्वाइव नहीं करते, यानी हमेशा बायोटिक फैक्टर्स का बायोटिक फैक्टर्स के साथ पूरा लिंकअप होता है। यानी आप और ह्यूमन बीइंग एक अकेला नहीं रहेगा ना, है ना। जब हमने बोला बायोटिक में जितने आपकी स्पीशीज़ हो गई, पूरा इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए पूरा आपका स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो इकोसिस्टम आपका कैसा हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। जैसे आपका फूड चेन है, फूड चेन में से एक ऑर्गेनिज्म को हटा लीजिए, पूरी फूड चेन बिगड़ जाती है और उसका असर आपको फूड वेब पे देखने को मिलता है। क्लियर होगी बात। तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपको इकोसिस्टम अच्छा चाहिए तो आपको एक स्टेबल कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा पूरा बायोटिक सिस्टम, या आप ऐसे समझिए ऐसी स्पीशीज़ का पूरा पॉपुलेशन जो कैसा हो, स्टेबल हो। स्टेबल मतलब होता है, समझिए आप, एकदम ताकतवर, ठीक है। बताते हैं कैसे। जैसे इस टाइम कोरोना चल रहा है, अब इस टाइम पे जो लोग बहुत स्टेबल हैं, स्टेबल का मतलब है जिनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम डेली वेजर जो लोग होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके साथ दिक्कत हो जाती है। अब कोरोना आ गया है तो उनको डेली उनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो डेली वेजेस पे लोग होते हैं उनको डे वाइज सैलरी मिलता है, डे वाइज पेमेंट मिलता है। एक्चुअली सैलरी नहीं होती उनकी, जो पेमेंट होती है वो डे वाइज होती है। अगर वो एक दिन नहीं जाएंगे तो उनका पेमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। तो अब देखो इस कोरोना टाइम में किसको फ़र्क पड़ा है, यानी डेली वेजेस वाले लोगों को फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो कितने टाइम से नहीं जा रहे कहीं, तो उनको क्या नहीं मिलेगा, उनका पेमेंट नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि स्टेबल कम्युनिटी जब रहती है तो उसके बड़े फ़ायदे रहते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे आपकी जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रह पाती है, ठीक है ना। तो यानी और आपको क्या करना है, आपको एक स्टेबल कम्युनिटी बनानी है ताकि आपका इकोसिस्टम उतना ही बंधा हुआ रहे, ठीक है ना, जितना कि होना चाहिए। वो लूज़ नहीं होना चाहिए, लूज़ हो जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, फिर हम लोग के सर्वाइवल भी चांस आ जाता है ना, कि हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो आपकी जो स्टेबल कम्युनिटी होती है, आप पहले समझिए कि स्टेबल कम्युनिटी होती क्या है। समझा दिया ना हमने आपको कि स्टेबल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है, जैसे आपको एग्जांपल में समझाया तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए। स्टेबल कम्युनिटी में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है, और उसमें जो थोड़े वेरिएशंस आते हैं, जैसे अभी कोरोना आ गया तो ये एक वेरिएशन है। देखो पहले इसको एग्जांपल में समझ लेते हैं पूरी तरीके से। एक स्टेबल फैमिली है जिसमें कि 4 लोग रहते हैं, ठीक है। अब उसमें सिर्फ चारों के चारों अर्निंग पर्सन है, अर्निंग बोले तो उनका गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अब अगर इस टाइम पे अब कोरोना आ गया तो कोरोना क्या हो गया, एक ऐसा सिचुएशन हो गई जो वेरिएबिलिटी ला सकती है ना। एक ऐसी कंडीशन हो गई जो उनकी सिचुएशन में वेरिएबिलिटी ला सकती है, लेकिन उनकी सिचुएशन में वेरिएबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो स्टेबल है, सब के सब कमा रहे थे, अब वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो उनका पैसा बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो जाएगा, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और सपोज ये चार जो अर्निंग पर्सन है, ये जो फैमिली है, इसमें एक पर्सन बाहर से आ भी जाता है, ठीक है ना, तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये लोग उनको भी पाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेम चीज़ आप डेली वेजेस पे डाल दो, डेली वेजेस पे 4 लोग हैं और चारों के चारों डेली वेजर हैं ना, एक ही मतलब दिन का काम करते हैं तभी उनको पैसा मिलता है। अब इस तरह का वेरिएबिलिटी आ गया, जैसे कोरोना एक वेरिएबिलिटी हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज अच्छा सर कोरोना से पहले चले जाते हैं, डिजीज़ हो जाती है, सपोज किसी को, एक पर्सन को डिजीज़ हो गई तो वो नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी के 3 जा रहे हैं ना, एवरीडे आपका पैसा आ रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन कोरोना हो गया जिसमें आपको बोल दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना है, अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे आप तो पैसा नहीं आएगा। अब चारों के चारों का जीना मुश्किल हो गया, उनका सर्वाइवल ही प्रॉब्लमेटिक हो गया। चलो ठीक है, अब इसके साथ अगर कोई उनके घर में आ जाए, है ना, कोई बाहर से आ जाए, तब तो एकदम से ख़त्म। ऐसे खुद नहीं खा पा रहे, दूसरों को क्या खिलाएंगे, बात समझ में आ गई। यही होता है, स्टेबल कम्युनिटी रहती है। अगर आपके पास स्टेबल कम्युनिटी है, एक ऐसी डाइवर्सिटी है जो स्टेबल है, एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे सारी पॉपुलेशन स्टेबल है, तो उन पे क्या होता है, उनका प्रोडक्टिविटी जो होता है उस पर डे टू डे या ईयर टू ईयर अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, अगर कोई वेरिएशन आता है, तो उस पर क्या होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कह दें कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई ओकेजनल डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है ना, चाहे वो नेचुरल हो जाए फिर मैन मेड हो जाए। समझ में आ गई बात। अब नेचुरल बोले तो जैसे कोरोना, मैन मेड बोले तो जैसे इंसान ने खुद बाहर का खाना खा लिया और बीमार पड़ जाए तो, है ना, समझ गए ना, डिफरेंस समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो, और इसके साथ वो कैसी हो जाती है, वो रेसिस्टेंट होती है, ताकि एलियन स्पीशीज अगर आ भी जाए तो वो उससे भी लड़ सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है, उसके आने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा फंडा, स्टेबल कम्युनिटी का फंडा किसने दिया आपको? स्टेबल कम्युनिटी बताया आपको किसने? टिलमैन ने। टिलमैन ने पूरी आपको सिचुएशन बताई कि स्टेबल कम्युनिटी होने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम बात करेंगे पॉल एलरिच की। ये बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो बातें बताई वो तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। हम बात कर रहे हैं पॉल एलरिच। पॉल एलरिच, ये एल गलत हो गया, यहाँ होता है, ठीक है। चलो, इन्होंने क्या दिया है? पॉपर रिवेट हाइपोथेसिस। पॉपर रिवेट हाइपोथेसिस दिख नहीं रहा आपको? ओके, ये लो, ठीक है। वैसे लिखने जैसा कुछ नहीं है, समझाने जैसा है, समझिए और एनसीईआरटी पढ़िए। इसमें पूरा थ्योरेटिकल है बच्चा, ये जान लो। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में सारा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है ना। थोड़ा सा जहाँ जहाँ पे है कंसेप्ट वो हमने समझा दिया, बाकी आप एक बार जो है बुक पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, बाकी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बहुत सारे, बोलना मत, एक हफ्ते से हम क्वेश्चन ही करा रहे थे, इसलिए करा रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि मैं कितनी वीडियो दे दूँ, आधे बच्चे देखेंगे आधे बच्चे नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जब तक तुम लोग की नीड नहीं आ जाती तब तक तुम लोग देखते नहीं हो। तो अब वैसे भी हमने दूसरा काम करने वाली हूँ, करने ये वाली हूँ कि तुम लोग को जो है ये वीडियो जो मिलेगा, ये अब आप लोग को उसके जब स्कूल ऑफ हो जाता है तब आपको दे दिया करूँगी। तो अब आप इसे स्कूल ऑफ होने के बाद इसको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि आप लोग की गलती है, आप लोग नहीं आए थे जब मैं गूगल मीट पढ़ा रही थी। ओफो, एक्चुअली मैं ये वीडियो ना रात में शूट कर रही हूँ, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो कहना ये है हमको कि आप लोग इसे लास्ट में देखा करेंगे, और इसके बाद हम लोग ह्यूमन डिजीज़ एंड दूसरा वाला जो है ह्यूमन हेल्थ वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, पॉल एलरिच कहते क्या हैं, इन्होंने क्या कहा है, देखो यहाँ पे जो ये रिवेट वर्ड यूज़ किया है ना, ये रिवेट का मतलब कहना चाहते हैं कि स्पीशीज़, है ना, इनका मतलब है स्पीशीज़। इसका इन्होंने माइंडसेट क्या रखा अपने माइंड में कि रिवेट का मतलब हम बोलेंगे स्पीशीज़ को समझेंगे। चलो ठीक है, अब ये कहते हैं कि पूरा जो इकोसिस्टम है एरोप्लेन जैसा है। चलो ठीक है, हम समझ गए एरोप्लेन जैसा है। अब एरोप्लेन में ये कहना ये चाहते हैं, लेकिन अगर कोई एरोप्लेन में जाए, ठीक है ना, ABCD लोग जाते हैं, ठीक है, एरोप्लेन के अंदर, फिर क्या करते हैं, वापस आते समय वहाँ से क्या करते हैं, एक नट समझते हो ना, नट जिससे कि आपकी चेयर उसमें पूरी बंधी रहती है, ठीक है ना, एक नट कोई निकाल ले आया, ठीक है। चलो, ए गया, ए नट निकाल के बाहर ले आया, सॉरी फॉर द नॉइज। ए गया उस एरोप्लेन का, उसमें खूब मस्ती की, घूमा घामा, फिर क्या किया, वापस से आते समय थोड़ा सा एक नट चुरा के ले आया, निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं। बी गया, बी भी घूमा घामा, एक और नट निकाल के ले आया, पता चला चेयर हिल रही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सी गया ना, सी ने बोला एक काम करते हैं यार, ऐसा करते हैं कि पंखे वाला जो नट है ना, जिससे कि पूरा ये विंग्स अटैच है, उस नट को निकाल लेते हैं। वो कलाकार इंसान, उसने क्या किया, विंग्स वाला जो है नट निकाल के घर ले आया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? यानी कि धीरे धीरे करके अगर आप इकोसिस्टम में कोई स्पीशीज़ गायब हो जाती है तो उसका असर आपको देखने को थोड़ा लेट में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यूजलेस हो गया, लेट में मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी स्पीशीज़ हटा देते हैं जिसकी वजह से वो पूरा इकोसिस्टम बाइंडेड है ना, तो आपको क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब किसी ने जो विंग का जो नट निकाल लिया है, अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरोप्लेन क्रैश हो सकती है ना। तो यही वो समझाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी स्पीशीज़ जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम बंधा होता है, जो बहुत होती है इंपॉर्टेंट, उसे कहते हैं की स्टोन स्पीशीज़। क्या कहते हैं, की स्टोन स्पीशीज़, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ को कहते हैं की स्टोन स्पीशीज़। स्टोन मतलब पत्थर, की मतलब चाबी, ठीक है ना, की स्टोन स्पीशीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम बंधा हुआ है। अब आप उसको निकाल लेंगे तो आपका पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना।
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ जाएगा। वही समझाना चाहती है, ये जैसा मैंने आपको समझाया बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे आपको, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें बेटा स्ट्रेट डेटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, है ना। इसके लिए आपको डेटा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पेपर पहले हम चेंज कर लेते हैं और आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लो। कर सकते हैं अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मतलब हम लोग इतनी बायोडाइवर्सिटी की बात कर लिए, भाई क्या ज़रूरत है भाई, चले जाने दो, समझ रहे थे। अब इस तरह की बात करना तो बहुत ख़राब बात है, क्योंकि कहिए कि जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो होने दो, है ना। अभी हम क्योंकि हमने अभी रिवर पॉपेट जो है आपका प्रॉपर रिवर हाइपोथेसिस हमने देख ली, तो अब तो हमको समझ में आ गई ना कि हम लॉस होने की बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में या पूरे कंट्री बोलना तो गलत बात है, हमारे अर्थ से बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। इसका कुछ एग्जैक्ट डेटा, पहली बात तो डेटा देता कौन है, IUCN देता है, ठीक है। देखो मार्कर चेंज करते हैं। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन, संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्जर्वेशन। इसे कहीं लिख लेना, बुक में नहीं होगा, कॉन्जर्वेशन यही लिखते हैं, ऑफ नेचर, यहाँ पे ऑफ नेचर होता है, पहले नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। देख लो ये IUCN का आपका फुल फॉर्म है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर होगी बात, चलो ठीक है। अब जो आपका IUCN है, IUCN कहता है कि बहुत सारे स्पीशीज़ क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो आपको जो डेटा याद करना है वो आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है, थेरेपी में लिख देती हूँ, ठीक है। आपके पास 784 स्पीशीज़, ठीक है, ये आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आता है, ये बुक में बहुत साफ साफ लिखा होगा, 784 है ना। अब देखो इसके अंदर इसको डिवाइड कैसे करना है, 338 कर लो, ठीक है, वर्टिब्रेट, ठीक, 359 ये कौन है आपके, इनवर्टिब्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे 84 था ना, अब इसको पलट दो, कितना कर देंगे हम, 87 कर देंगे। 87 स्पीशीज़ हो जाएंगे आपकी किसकी, प्लांट्स की। तो ये पूरा आपका ये कंपाइल था और हमने इसको क्या कर दिया है, बताया है कि कौन कौन कितना कितना इसके अंदर आता है, ठीक है। ये स्पीशीज़ आपकी गायब हो गई, ठीक है। और ये डेटा कितने साल का है, 500 ईयर्स का है, कितने का, 500 ईयर्स का है, ठीक है। अब चलो, लेकिन पूछ के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक बर्ड नाम है डोडो, डोडो आती है आपकी मॉरिशस से, डोडो आती है आपकी कहाँ से, मॉरिशस से। जो क्या हो गया, मॉरिशस एक ऐसी प्लेस है बेटा जहाँ पे एकदम इंडियन जैसी कंडीशन आपको मिलेगी, मतलब जैसे आपका इंडिया है ना वैसे वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, मोस्टली इंडियन है, ठीक है। MEU होता है, ठीक है, स्पेलिंग को मत जाना। डोडो मॉरिशस से, ठीक है। अब देखो क्वागा, नाम क्या है, क्वागा, क्वागा 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 आई है आपके अफ्रीका, क्वागा अफ्रीका RICA, ठीक है, अफ्रीका से, ठीक है। चलो डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका। चलो आगे चलते हैं। थाइलासीन, वैसे ये एनिमल का नाम लगता नहीं है, थाइलासीन है ना, लेकिन याद करना पड़ेगा। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, खिचड़ी हो जा रहा है लेकिन बातें सुन रही, एकदम ध्यान से सुनो तुम लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास है स्टेलर काउ, आपकी है स्टेलर्स सी काउ, कहाँ की है, रशिया की है। स्टेलर कहाँ का है, रशिया का है, ठीक है। अब आपकी 3 स्पीशीज़ है टाइगर की, ये बड़े इंपॉर्टेंट है,
3 स्पीशीज़ हैं टाइगर की, ये एग्ज़ाम में आ भी जाती है। क्या नाम है? काश जवान बाली टाइगर होता। मैंने इसे ट्रिक में रखा था। क्या है? काश जवान बाली टाइगर होता। तो कैसे याद करोगे? हटो भाई, इंसेक्ट्स, इतने सारे इंसेक्ट्स। काश जवान बाली टाइगर होता। स्पीशीज़ का नाम क्या क्या है इनका? बाली तो एज इट इज़, ठीक है। जवान जो लिखा है, जवान भी ऐसे ही, ठीक है। और जहाँ काश लिखा है वो क्या हो जाएगा? कैस्पियन, है ना। और आपने अगर थोड़ा सा याद हो कि 11th में हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पढ़ते थे। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो एंडो आपकी जो हाइपोडर्मिस थी उसके पास प्रेजेंट रहती थी, ठीक है ना। तो ये क्या है? किसकी? ये काश जवान बाली टाइगर होता। भाई जवान होगा तभी तो टाइगर होगा। बूढ़ा हो जाएगा तो क्या मतलब है? टाइगर कहाँ रह गया फिर? वो बकरी जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये टाइगर की 3 स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? चलो, अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा और डेटा देखना है। और आपका इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉजेस। अब हम लोग कॉजेस देखेंगे, लेकिन कॉजेस से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, आप लोगों ने इवोल्यूशन नहीं पढ़ा है। उसका थोड़ा सा लॉस आपको ये है कि इस चैप्टर में एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, 6th एक्सटिंक्शन। 6th एक्सटिंक्शन, 6th क्यों लिखा है? क्योंकि 5 पहले हो चुके हैं, है ना। मास एक्सटिंक्शन पहले हो चुका है। देखो, मास एक्सटिंक्शन का क्या मतलब होता है? मास एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिज्म या एक बड़ा पॉपुलेशन एनिमल्स का या किसी का भी क्या हो जाए? एक्सटिंक्ट हो जाए। तो यहाँ पे 6 लिखा है, इट मीन्स कि 5 वर ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड, है ना। अब ये जो आपके 5 एकदम गायब हो गए थे, इनका नाम, ये थोड़ा एरा मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बट आपके काम का नहीं है क्योंकि इवोल्यूशन आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो वो थे कौन कौन से? वो टाइम आपका था, आपका जो एंड ऑर्डोवेशियन टाइम था, एक आपका लेट था, आपका लेट डिवोनियन था, LD लेट डिवोनियन। और एंड टाइम था आपका एंड परमियन का टाइम था। और इसी के साथ एंड टाइम था आपका ट्रायसिक का, और एंड टाइम था क्रिटाशियस का। एक्चुअली आपने इवोल्यूशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये नाम बिल्कुल बहुत अजीब लग रहे होंगे। ये एक टाइम पीरियड रहा है, ऑर्डोवेशियन, डिवोनियन, परमियन, ट्रायसिक, क्रिटाशियस, ठीक है ना। ठीक है, ये सब क्या रहे हैं? ये आपके पीरियड्स रहे हैं। अब इसका वही, अब एंड और लेट का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा देर में, या फिर एकदम जैसे वो इससे पहले वाला पीरियड खत्म हुआ वैसे ही वो खत्म हो गए, ठीक है ना, इसलिए एंड वर्ड यूज़ करते हैं। चलो, ये चीज़ें हो गई। तो अब ये 6th क्या है? यानी 5 पहले हो चुके, 6th अब एक्सटिंक्शन हो सकता है। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, 6th एक्सटिंक्शन ह्यूमन बीइंग का खुद का हो सकता है, ठीक है। अभी तक जिसको जाना था डायनासोर से लेकर सब लोग चले गए, ठीक है। अब ये 6th एक्सटिंक्शन हमारा हो सकता है, क्योंकि